हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मिसक्लेनियस हैं, जो कि हमारे सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए और हमारे आने वाले विभिन्न एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए इस कड़ी में हम सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। इसको पारित किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, या हम ये कहें कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल का पद निजात हो चुका था, या बंगाल के गवर्नर जनरल से की कड़ी जो है वहाँ से शुरू हुई थी। इस सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 को पास हुआ था। कब पास हुआ था ये? 1773 के अंदर, यानी 1773 के अंदर इसको पारित किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल पद का जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि ये कहानी कब की है, जब 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाने के बाद, क्योंकि प्लासी के युद्ध की जो है अंग्रेजों की जो पहली बड़ी विजय थी भारत के अंदर, और इसके बाद जब मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है, और उसके बाद जब मीर कासिम भी उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो मीर कासिम के साथ युद्ध किया जाता है और मीर कासिम जान बचा करके भाग जाता है साथी देशों के। तो वहाँ से किस प्रकार से जब अंग्रेज़ों ने 1764 की जो बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर 3 संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने जो है भारत को एक तरह से कब्जे में लिया, और यहाँ से फिर अंग्रेज़ों ने जो संधियाँ की भारतीय राजाओं के साथ, कि किस प्रकार से जो हमारे मीर कासिम थे और इवन शुजाउद्दौला थे, इनको क्योंकि शुजाउद्दौला तो अपनी प्लासी के युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। जब बक्सर की लड़ाई होती है तो उस समय इनके साथ एक संधि होती है, शुजाउद्दौला के जो शाह आलम द्वितीय हैं उनके साथ, और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला हैं उनके साथ। तो जो संधि होती है उस दौरान, कि ये संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर 2 संधियाँ होती हैं, एक 12 अगस्त 1765 को होती है, एक 16 अगस्त 1765 को होती है, जिसके तहत इनके क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है, और जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सर्वे सर्वा बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है भारत के अंदर, एक तरह से देखा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल की जो सिलसिला है वो शुरू होता है। और यहाँ पर जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं तो इस समय भारत के प्रथम जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनका शासन चल रहा था वारेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इनका शासनकाल देखा जाए तो ये 1773 से 85 तक बनते हैं, 85 तक। वारेन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल बने हैं। इसी दौरान जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारित होता है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो दीवान बनाया गया था, जो कि फर्रुखशियार ने इनको दीवान बनाया गया था, बंगाल के दीवान। दीवान कौन होता है? दीवान वो व्यक्ति होता है जो राजस्व एकत्रित करता है, क्योंकि राजस्व से संबंधित जो राजस्व एकत्रित करने वाला जो सिस्टम है वो हमारा, जैसे कि अभी ग्राम सचिव का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 83 के अंदर क्या हुआ था? 83 के अंदर देखिए, 83 में अगर एक प्लस और एक ऐड कर दें हम, तो यहाँ पर 1784 के अंदर, ये 83 के अंदर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अगर जो अध्यक्ष हैं की बात करें तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या थे? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी के पास, यदि हम राज्यों के संघ की बात करें, यानी प्रांतीय संघों की बात करें, उससे रिलेटेड जितने भी पद, वो राजेंद्र जी के प्रसाद जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू तब तक नहीं थे, और महात्मा गांधी ने भी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम सोचते हैं कि महात्मा गांधी का नाम नहीं आता है संविधान सभा
का जब गठन होता है तो महात्मा गांधी जी ने इनके ये किसी भी सदस्य उसके क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन देखिए, इनमें से यदि हम देखें तो संविधान सभा का जो गठन है हमारा वो 1946 को हुआ था। 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ, जुलाई 1946 के अंदर। जब पहली बार इसकी बैठक हुई तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है तो उस समय इनके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय वयोवृद्ध जो नेता थे, एक तरह से सदस्य देखे जाएं तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो उनके 2 दिन के बाद ही जस्ट यानी कि 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया जाता है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, हमारे संविधान सभा का जो प्रारूप है वो प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर। और राजेंद्र जो प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर इसके ऊपर जो प्रारूप ये जो अपना संविधान के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है। इसको अपनाया कब गया था ये ध्यान देने योग्य बात है। देखिए 13 दिसंबर को पारित किया, 22 जनवरी 1946 को भारतीय सरकार ने, जो उस समय की अंतरिम सरकार थी, उसने इस पर मोहर लगा दी थी कि ये हमारा क्या रहेगा, इस प्रकार से हम अपने हमारा जो संविधान उसका निर्माण करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे। यदि हम 1948 की बात करें, 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो गया था। 1948 की बात करें तो इस समय 30 जनवरी 1948 को क्या किया था, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके नथुराम गोडसे के द्वारा। यदि 1949 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, बनकर के तैयार हुआ था। हमने इसको उस समय अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था, स्वीकृत करते हैं, लेकिन ये लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उनमें क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना। यानी भारत 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। भारत 2 राष्ट्रों के अंदर विभाजित हुआ था। 14 अगस्त की रात को सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से रात्रि के ठीक जब 12 बजते हैं तो उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण शुरू होता है और उसी के साथ भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। 26 जनवरी 1950 कब गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950। गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखें, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा चुना जाए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट दी हुई हमारी 26 नवंबर 1949, इसको क्या हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे जो संविधान है उसको अंगीकृत किया था, उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। यानी उस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी मूल संविधान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। आज की बात करें तो आज हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, आज 12 अनुसूचियां हैं। आज 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो यानी उस समय जब संविधान सभा का जब बैठक चल रही थी तो देखिए यहाँ से इन कैंडिडेट से संबंधित, देखिए मैं आप सभी यहाँ पर आपको मैं टोटल जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा हूँ। देखिए सर्वप्रथम जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उस समय इसके अंदर
सदस्यों की संख्या थी 389। यानी इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, उसमें से एक रिड्यूस कर दिया जाए तो 8 होता है। ठीक है, तो 389 जो है ये कैंडिडेट थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो इसमें से क्या हुआ, भारत के पास सदस्य रह गए 299, यानी 299 सदस्य रह गए। अब बाकी जो 90 सदस्य हैं, 90 जो कैंडिडेट्स हैं, वो कहाँ गए? ये कैंडिडेट चले गए पाकिस्तान के पास, यानी 90 सदस्य कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान की जो आपकी जो संविधान सभा बनी उसके अंदर 90 चले गए। अब यहाँ से जो 299 जो कैंडिडेट थी हमारे, जिस समय हम संविधान को अडोप्ट कर रहे थे, उसको 26 जनवरी जब लागू हुआ, उस समय इस पर 284 लोगों के साइन थे। कितने सदस्यों के साइन थे? 284 सदस्यों के साइन थे। यहाँ पर आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि इनमें से क्या था कि 293 जो कैंडिडेट, ये 389 जो थे, इसमें से 289 जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ सॉरी 293 कैंडिडेट जो हैं वो चुन करके आए थे। ठीक है, और 92 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके कहाँ से आए थे? प्रांतीय सरकारों से आए थे, और 4 सदस्य जो थे वो प्रेसिडेंशियल थे। ये इनके जो 389 कैंडिडेट बनते हैं इस प्रकार से। आगे देखिए, क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में कितनी शक्ति प्रतिकरण की सूचियां दी गई हैं? यानी शक्ति प्रतिकरण की कितनी सूचियां दी गई हैं? यहाँ पर शक्ति प्रतिकरण की देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो हम पढ़ते हैं आपकी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। एक सूची और होती है, यदि उसको हम मिला लेते हैं तो हमारे पास प्रतिकरण की शक्तियां हो जाती हैं 4। कितनी हो जाती हैं? 4, जिसको कि अवशिष्ट शक्तियों का वो दिया जाता है, रेसिडुअल वाली को अगर जो काउंट कर लेते हैं तो वो तब हमारी बन जाती हैं 4। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन देखा जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 दिया होता है, यहाँ पे कहीं पर आपको 3 नजर नहीं आ रही है। यदि 3 मिलेंगे तो आपको 4 नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि 4 में रेसिडुअल को भी शामिल कर लिया जाता है। प्रमुख रूप से हमारी वैसे 3 मानी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि किसी इसके अंदर सूची के अंदर शामिल नहीं हुई, उनको रेसिडुअल बोल दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? जी हाँ, मौलिक अधिकार से संबंधित जो है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के जो भाग नंबर 3 के अंदर, भाग नंबर 3 अनुच्छेद संख्या ये आपका जो 12 से 35 के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, इसके अंदर किया गया है अनुच्छेद 21A के अंदर, अनुच्छेद 21A के अंदर। यहाँ पर मैं आपको ये 2 अनुच्छेद और दे रखे, इनके बारे में बताना चाहूँगा। अनुच्छेद जो 20 है, यह हमें जब हमारा किसी व्यक्ति को जब बंदी बना लिया जाता है तो उस समय ये बताया दिया गया है कि उस व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स जो है किस प्रकार से उसके सामने, यानी जब किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उससे संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 21 है, ये हमारे जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा ये अनुच्छेद 21 जो 6 से 14 वर्ष का है, ये कब जोड़ा गया? संविधान का 86वां संशोधन हो रहा था 2002 के अंदर, 2002 के अंदर जोड़ा गया था, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि शान से जीने का अधिकार हमें मान लो ये इसके अंदर दिया जाता है, और कोई व्यक्ति शान से तभी जी सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो शान से डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार के तहत इसको जो है हमारा जो राइट टू लाइफ है यानी जीवन का अधिकार है उसके तहत रखा गया है। आगे देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए? ये अभी मैंने आपको बताया, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12 से 35 के अंदर हमारे अधिकारों की चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ धुंधला नजर आ रहा है। यहाँ पर पूछा गया कि राज्य का कार्यकारी मुखिया कौन होता है? राज्य का कार्यकारी मुखिया कौन होता है? देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, इसको अगर जो मैं डिफाइन करूँ, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी, यानी कार्यकारी कार्य संचालन की शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं। किसके हाथ में होती हैं? मुख्यमंत्री के हाथ में। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जाने तो वो हमारा राज्यपाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल होता है, लेकिन कार्यकारी जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसी संदर्भ में यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर संवैधानिक मुखिया कौन होता है? वहां पर संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यकारी मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है केंद्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन ये पूछ ले जाए कि किसकी अनुशंसा पर करता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? वो दिलाता है आपका उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनता कहाँ से है? विधानसभा से, लोकसभा से। मुख्यमंत्री बनेगा आपका राज्य विधानसभा से, और राज्य विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट की आयु क्या होती है? 25 ईयर्स। कितनी होती है? 25 ईयर्स। तो मुख्यमंत्री के लिए 25 ईयर्स। यहीं पर अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है, वहां पर भी आपका क्वेश्चन आंसर जो है 25 ईयर्स रहेगा। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु क्या होनी चाहिए, तब आपका आंसर होगा 30 वर्ष। ये पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन के अंदर किसी कैंडिडेट को पंच के लिए, सरपंच के लिए अगर जो चुनाव लड़ना है, जिला पार्षद के लिए चुनाव लड़ना है, उस समय आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। और 35 वर्ष की आयु जो होती है ये हमारी होती है आपके राष्ट्रपति के लिए, आपके जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए, और साथ ही साथ आपका जो राष्ट्रपति होता है उस पद के लिए। ठीक है, इनकी, और एक राज्यपाल के लिए भी। मुख्य न्यायाधीश की अगर जो बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश की आयु के बारे में हमारे संविधान के अंदर कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं राज्यसभा की। अच्छा, 10 किसकी हैं? 10 हैं हमारी लोकसभा की, और 90 सीटें हैं हमारी विधानसभा की। देखिए, विधानसभा की 90 सीटें हैं। इससे पहले अगर जो कोई आपसे ये पूछता कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तब हम लिखते थे 90+1। लेकिन अभी हाल ही में 23 नवंबर के आसपास जो एक संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत जो एंग्लो इंडियन जो लोग थे उनका जो एक नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर था उसको ख़त्म कर दिया गया है। उस नॉमिनेशन को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। तो अगले देखिए, अगला है अपना क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। हरियाणा राज्य के पहले जो गैर कांग्रेसी सीएम थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह थे। और ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो भी राव वीरेंद्र सिंह ही थे। यदि महिला पूछी जाए तो सन्नो देवी थी, और हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इनका संबंध बेरी गांव से था, झज्जर के बेरी गांव से। बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष ये बोला जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के 17वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? देखिए, कप्तान सिंह सोलंकी ये 16वें नंबर के, सत्यदेव आर्य ये आपके 17वें नंबर के, बंडारू दत्तात्रेय ये आपके
18वें नंबर के जो हैं हरियाणा के राज्यपाल हैं। यहाँ पर इधर दे रखा ये वीपी भदनौर, जो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, वीपी भदनौर ये वर्तमान में पंजाब के क्या हैं, गवर्नर हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री सतह पर परपटी की मोटाई कितनी? भू परपटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि परपटी की मोटाई कितनी है। देखिए यदि बात की जाए समुद्री सतह पर, समुद्री सतह पर इसकी मोटाई होती है 5 किलोमीटर। यदि बात की जाए इसकी महाद्वीपीय सतह पर, तो महाद्वीपीय सतह पर इसकी मोटाई होती है 35 किलोमीटर। क्लियर? और ये वो परत है पृथ्वी की जो ठोस चट्टानों से बनी हुई है, वो चट्टान भूपर्पटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परत में निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? यानी ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ऐसी वो कौन सी परत है जिसमें निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? वो है आपकी क्रोड, क्योंकि क्रोड को निफे भी कहा जाता है। क्रोड को क्या बोलते हैं हम? निफे कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना, स्लेट किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? यानी जो स्लेट है वो किस प्रकार के, स्लेट को देखिए अगर जो देखा जाए तो स्लेट का जो निर्माण होता है, ये जो अपना क्ले जो होता है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर जब, क्योंकि चिकनी मिट्टी अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें हीट एंड प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाती है, समय के बीतने के साथ साथ ये कायांतरित चट्टान में रूपांतरित हो जाती है, यानी इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और ये बन जाती है रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है कि मुगल वंश का पतन किस सदी में हुआ? मुगल वंश का पतन कौन सी सदी में हुआ? तो मुगल वंश का पतन हुआ था अपना 18वीं सदी में। देखिए 18वीं सदी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों माना जाता है। प्रारंभ पूछा जाए तो वो 16वीं शताब्दी में हुआ। 1526 के अंदर जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उस समय कौन सी शताब्दी? ये 16वीं शताब्दी, वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ होती है, तो इसी के साथ मुगलों का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। तो 1701 से जो है हमारी कौन सी 18वीं जो है सेंचुरी वो शुरू हो जाती है, 8th सेंचुरी जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए मुगलों का अगर जो पतन की बात की जाए तो 18वीं सदी बोला जाएगा, 18वीं सदी बोला जाएगा। और उस वहीं यदि 16वीं सदी की बात करें तो 16वीं सदी के अंदर मुगलों का उत्थान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल इदरीसी का संबंध किस देश से था? अल इदरीसी ये जो है देखा जाए तो अल इदरीसी का संबंध जो कि जिन्होंने पहला भारत जो मैप तैयार किया था, ये अरब के रहने वाले थे। कहाँ के थे? अरब के। अल इदरीसी का संबंध अरब देश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अल-बेरूनी। कौन है? अल-बेरूनी। किताब उल हिंद, जिसमें इसने भारत के अंदर जो इनका वर्णन है उसका वर्णन किया है। और कल्हण की पुस्तक की बात की जाए तो इनकी कल्हण की पुस्तक थी राजतरंगिणी। चंद्रबरदाई की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। मिन्हाज इसराज ये एक अन्य जो इतिहासकार हैं जो कि उस समय भारत में जो विदेशी जो एक तरह से क्रोनोलिकर के तौर पर आए थे, विदेशी इतिहासकार के तौर पर आने वाले। दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की? कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, दंती दुर्ग ने किस वंश की? देखिए दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की। इससे पहले यदि देखा जाए दंती दुर्ग तो किस वंश के साथ ये क्या थे? ये दूसरे शासकों के अधीन क्या थे? सेनापति थे। और इन्होंने अपने यहाँ पर क्या किया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश कहाँ का प्रमुख राजवंश? देखिए चोल राजवंश तमिलनाडु का प्रमुख राजवंश था। तमिलनाडु है इधर कर्नाटक से लेकर के अपना जो उड़ीसा तक का क्षेत्र है, यहाँ पर इनका शासन चलता था। इनकी राजधानी पूछी जाए तो वो कावेरीपत्तनम। इनका प्रमुख राजा पूछा जाए तो राजा राज प्रथम जो राजेंद्र चोल हैं वो प्रथम शासक थे। और इनके द्वारा तंजावुर के अंदर जो मंदिर बनवाए गए हैं जो कि उस समय के सबसे ऊंचे शिखर वाले मंदिर, शिखर मंदिरों का जो, और चोल राजाओं के बारे में देखा जाए तो इन्होंने ही सबसे पहले
जो स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। यहाँ से इनका जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है उस क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है भारत के अंदर? तो चोल राजवंश को माना जाता है। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए भीम प्रथम। भीम प्रथम जो है वो उस समय का प्रमुख शासक था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस सदी में आरंभ हुई थी? दिल्ली की देखिए देखा जाए तो दिल्ली की स्थापना जो है वो 12वीं सदी में की गई थी। दिल्ली सल्तनत की पूछ रहा है तो दिल्ली सल्तनत की 1526 16वीं शताब्दी के अंदर सल्तनत सुल्तान काल, ठीक है। और वैसे दिल्ली को बसाया कब गया था? लगभग 1175 के अंदर तोमर वंशी राजा अनंगपाल तोमर ने इसको बसाया था। और यहाँ पर एक यदि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के या मामलुक वंश की बात करें जिसका की स्थापना 1206 के अंदर 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया। यहाँ पर देखिए दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी किन शासकों ने बनाया? तो इनमें आ गया तोमर वंशी राजाओं ने। चौहानों की बात करें तो ये चौहान जो थे ये आपके राजस्थान के अंदर अजमेर के चौहान, ठीक है। तुर्की लोग तो ये आक्रमण करने वाले थे। 1526 ईस्वी में दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो 1526 किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 26 में कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी भारत पर शासन कर रहा था। वहीं पर आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान कब शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान शुरू किया था 1299 ईस्वी से। 1301 के अंदर 1303 का इसका जो अभियान है वो सबसे प्रसिद्ध अभियान है। चित्तौड़ के ऊपर राणा रतन सिंह जिनकी रानी थी पद्मावती, उसके ऊपर उनकी एक झलक पाने के लिए उन्होंने ये आक्रमण किया था। क्योंकि उनकी विश्व सुंदरी जो सुंदरता जो है वो उसकी जो चर्चाएं जो है काफ़ी फैली हुई थी, तो उनकी एक झलक पाने के लिए उन्होंने जो है ये आक्रमण किया था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के लिए। तो इस प्रकार के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के जो सीरीज हैं हम ये शुरू कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें जो ग्राम सचिव के लिए प्रमुख जो हमारी पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। तो यदि आप इस प्रकार की सीरीज को चालू रखना चाहते हैं तो दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।